नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बुलंदशहर की बेटी सुदीक्षा की। वो बेटी जिसकी आवाज अब खामोश हो गई है। टॉपर बिटिया अब इस दुनिया में नहीं रही। गरीबी की भट्टी में दबकर 98% नंबर के साथ 12वीं पास करने वाली सुदीक्षा स्कॉलरशिप को लेकर विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पहुंची। वो देश का नाम ऊंचा करना चाहती थी, वो देश को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रही। सुदीक्षा के पिता कहते हैं कि मनचलों ने मार डाला। पुलिस कहती है कि हादसे का शिकार हो गई। परिवार अलग कहानी बता रही है तो पुलिस अलग कहानी बता रही है। आखिर बुलंदशहर की सुदीक्षा के साथ क्या हुआ? वो हादसे का शिकार हुई या फिर मनचलों की मनमानी का शिकार हुई? सुदीक्षा की मौत लापरवाही से हुई या छेड़खानी की वजह से? पुलिस सच बोल रही है या परिवार वाले? सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जिस समाज ने मेरे हौसले को अश्लीलता और मेरे पहनावे को मेरा चरित्र प्रमाण पत्र घोषित कर दिया, जिस समाज में दहेज के नाम पर रिश्तों का व्यापार होता है, व्यापार, किस हक से, आखिर किस हक से मैं उस समाज के हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर थाम दूं? सुदीक्षा की मौत यूपी में कानून पर बदनुमा दाग है, जहां अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल है। अगर बदमाशों में पुलिस और कानून का खौफ रहता तो सुदीक्षा के साथ ऐसा नहीं होता। सोमवार शाम सुदीक्षा अपने चाचा के साथ मामा के घर जा रही थी। सोचा कि अमेरिका जाने से पहले मुलाकात कर ले, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। सुदीक्षा घर से निकली ही थी कि थोड़ी दूर बाद ही बुलेट सवार मनचले छेड़खानी करने लगे। कभी मनचले बुलेट को आगे करते थे तो कभी सिरफिरे चलते चलते स्टंट भी करते थे। इसी दौरान अचानक बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया और बुलेट की टक्कर सुदीक्षा की बाइक से हो गई। बाइक चला रही चाचा का बैलेंस बिगड़ गया। सुदीक्षा घायल हो गई। चोट ऐसी लगी कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी।
ये उनके साथ थे, उनके चाचा हैं। तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराहा सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी बच्ची मंचलों की छेड़खानी की वजह से दुनिया में नहीं रही, लेकिन पुलिस कुछ अलग ही बात कह रही है। बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि छेड़खानी की कोई घटना प्रत्यक्षदर्शी या मृतक छात्रा के साथ हो रहे लोगों ने तत्काल नहीं दी थी। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि बाइक को मृतक छात्रा का भाई चला रहा था, उसकी चाचा उस वक्त बाइक पर नहीं थे। पुलिस का ये भी कहना है कि मृतक पक्ष ने कल एक तहरीर दे दी थी, लेकिन उसको वापस ले लिया गया। लेकिन सुदीक्षा के माता पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी की मौत छेड़छाड़ की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ने से हुई है। कल सुबह सुदीक्षा जी अपने भाई निगम भाटी के साथ अपने घर गौतम बुद्ध नगर के दादरी से अपने मामा जी के यहाँ, जो कि बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ जा रही थी। उनका बाइक ट्रैफिक के कारण उनके आगे कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के कारण इनका बाइक उनके बाइक से टकरा गया। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है। दीक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। पुलिस और सुदीक्षा के परिवार वालों के अलग अलग बयान है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है। लेकिन एक सवाल है कि छात्रा चाचा के साथ जाए या भाई के साथ। अगर मंचलों की वजह से उसकी मौत हुई है तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे। अब सवाल है कि क्या पुलिस मौत की सही वजह पता लगा पाएगी? क्या मंचलों की मनमानी का शिकार होती रहेंगी बेटियां? मंचलों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? छेड़खानी की बात पर पुलिस चुपचाप क्यों है? बुलंदशहर की टॉपर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? सुदीक्षा के गुनहगार को ढूंढ पाएगी पुलिस? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब जल्द ही मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो आज हम लोकतंत्र में दरअसल बात कर रहे हैं उस बेटी की जो कि देश के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, देश का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन अब उस बेटी की आवाज खामोश हो गई है। वो बेटी खामोश हो गई है। टॉपर बिटिया अब इस दुनिया में नहीं रही। गरीबी की भट्टी में दबकर और कड़े परिश्रम के बाद 98% नंबर लाकर 12वीं में टॉप करने वाली सुदीक्षा स्कॉलरशिप को लेकर विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पहुंची। वो देश का नाम ऊंचा करना चाहती थी और कर सकती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। सुदीक्षा के पिता कहते हैं कि मंचलों ने मार डाला। पुलिस कहती है कि हादसे का शिकार हो गई। हालांकि डीएम की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि सुदीक्षा अपने भाई के साथ थी और पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो चाचा के साथ थी। दरअसल ये असमंजस है कि वो किसके साथ थी, कैसे ये हादसा हुआ, यह हादसा है या फिर हत्या है। इस पर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे।
हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनील भराला जी जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री हैं श्रम विभाग उत्तर प्रदेश से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। उबैद नासिर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। उबैद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और नदीम सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं, घटनास्थल से मौजूद है वो। बहुत नदीम आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा नदीम आपसे ही है, क्योंकि जाहिर तौर पे जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, जो फिलहाल मौजूदा वक्त में जो स्थिति देख पा रहे हैं हम कि अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। डीएम कह रहे हैं कि भाई था साथ में, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि चाचा साथ में थे, और ऐसे में परिवार वाले कह रहे हैं कि यह हत्या है, पुलिस कह रही है कि यह घटना घटी है। क्या अभी तक कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ पाया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जैसे परिजनों को कहना है, परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि दीक्षा अपने जो है चाचा के साथ अपने गांव जो बुलंदशहर है जहां पढ़ती थी, वहां पर अपने जो स्कूल की टीसी कटवाने के लिए अभी परसों निकली थी। ग्रेटर नोएडा का जो डेरी स्किनर गांव है, वो दीक्षा भाटी का जो गांव है, एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली दीक्षा भाटी को स्कॉलरशिप मिली और वो अपने सपनों को लेकर अमेरिका पढ़ाई के लिए गई। लेकिन वहां पर जो कोरोना वायरस की जो महामारी थी, पूरे लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन के चलते वो छुट्टियां जो अपनी बिताने के लिए अपने गृह जनपद यानी कि घर अपने ग्रेटर नोएडा के डेरी स्किनर गांव आई थी, और यहाँ पर उसको 20 अगस्त को वापस अमेरिका जाना था। इसके लिए उसको अपनी स्कूल की टीसी को कटवाने के लिए वो अपने चाचा के साथ एक बाइक पे सवार होती है और बुलंदशहर के लिए निकलती है। लेकिन रास्ते में कुछ मंचले मिलते हैं और वो स्टंटबाजी करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं। तो उसके जो चाचा हैं उनको वहां से निकलने के लिए थोड़ी सी जगह मिली, उन्होंने वहां अपनी बाइक की जो रफ्तार थी वो तेज की और वो वहां से निकलना चाह रहे थे। लेकिन मंचलों ने जो वर्तमान स्थिति वहां की मौजूद थी कि वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, ना वहां कोई पुलिस मौजूद थी, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और दीक्षा के चाचा की जो बाइक। लेकिन नदीम सवाल इस बात को लेकर है, प्रशासन की बात मानी जाए या पुलिस की? डीएम कुछ और कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी कुछ और कह रहे हैं, आखिर उसके साथ था कौन, ये क्या अभी तक स्पष्ट हो पाया है? जी अभी तक जो जांच में पता चल पाया है कि कुछ मंचले उसकी बाइक को रोकते हैं और अचानक उसके चाचा को ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं। ब्रेक लगाने से जो मोटरसाइकिल है वो डिसबैलेंस हो जाती है और डिसबैलेंस होकर वो गिर जाती है। तो एक तरफ जो दीक्षा भाटी है उसके सिर में चोट आती है और तत्काल उसकी मौके पर मौत हो जाती है। तुरंत आसपास के जो राहगीर है वो इकट्ठा होते हैं। तो अभी तक जो निकल के जो सामने आया है वो यही है कि जो दीक्षा भाटी है उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, क्योंकि मंचले उसका लगातार पीछा कर रहे थे। NH91 जो हाईवे कहलाया जाता है, बुलंदशहर जो एक हाईवे कहा जाता है, वहां पर मंचले उसके पीछे लग गए। बाइक उन्होंने अपने दीक्षा भाटी के चाचा की जो बाइक थी उसके पीछे लगा रखी। तो अभी तक जो यहाँ पर जो आला अधिकारी मौजूद है, बुलंदशहर पुलिस खुद ग्रेटर नोएडा आई है और जो ग्रेटर नोएडा की जो पुलिस थी वो यहाँ पर जो है परिजनों से बात कर रही है, परिजनों से FIR के लिए और जो शिकायत है वो ले रही है। लेकिन अभी तक जो परिजन है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो साफ तौर पर ये बता सके कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या, क्योंकि जो उसका लड़की का जो भाई है वो बोलने की स्थिति में नहीं है, वो भी एडमिट है, और जो उसके चाचा है वो भी इस समय जो बोलने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बात है वो ये साफ तौर पर निकल के सामने आई है कि ये एक सड़क हादसा था और मंत्रियों ने बाइक का पीछा किया और जिसके कारण जो दीक्षा भाटी है उसकी मौत हुई। जी सुनील भराला जी, उत्तर प्रदेश का ये मामला है सर, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। सुदीक्षा जिसके सपनों में अभी पंख लगे ही थे, उड़ान भरना चाहती थी, एक ऊंची उड़ान, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही आपके सामने चीजें हैं। क्या कुछ हुआ, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, देखने का विषय तो ये ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं उस बहुत ही जो ऊर्जावान और बहुत होनहार बच्ची थी और उसके साथ जो आज ये दर्दनाक घटना हुई है, वो उसके लिए मैं अपनी शोक संवेदना दूंगा, क्योंकि बहुत होनहार थी। वो अपने परिश्रम और पराक्रम और अपने अध्ययन के कारण से वो अमेरिका तक पहुंची। तो वो एक होनहार बच्ची थी हमारी, तो आज उसको खोया तो उसकी तो पूर्ति हो नहीं सकती। बहुत दुखद विषय है। उस दुखद विषय को लेकर के अब ये प्रथम दृष्टया में जो विषय आ रहा है, तो उसमें ये दृष्टया में दिखाई दे रहा है कि एक तो दुर्घटना यानी कि एक एक्सीडेंट है, क्या है, तो वो जो टेलीविजन के माध्यम से देखा है मैंने भी कि वो एक दो मोटरसाइकिल का जो आपस में है
अब उसमें दूसरी बात भी ये उठ रही है वैसे अभी कि वो कोई मल चले थे या किसी प्रकार के ऐसी कोई घटना है, तो इन सब, लेकिन हेलमेट किसी के पास भी नहीं था, ना बिटिया के पास था ना उनके पास था। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अगर ये दुर्घटना है तो भी दुखद है। अगर ये उस किसी प्रकार से कि वो है कि अगर ये मनचलों का इस प्रकार से कोई घटना को अंजाम दिया है तो वो बहुत दुखद है। तो ये सारा विषय जांच का है। इस जांच के विषय के आधार पर तो अभी हमारे एसपी बुलंदशहर जो है वो उसको पूरा, और डीएम खुद देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी हमारे अवस्थी जी वो उस पर पूरे नजर लगाए हुए हैं, सरकार की नजर है उस पूरे प्रकरण में। तो उसको जांच के दौरान ही ये पता रहेगा कि ये विषय पूरा क्या है। अगर किसी प्रकार से ये दुर्घटना है तो फिर भी दुखद है, अगर वो इस प्रकार तो उसके मनचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वो और भी जबरदस्त इस अभियान को चला करके उनके खिलाफ कार्रवाई कड़ी करेगा। इस वक्त हमारे साथ मधुर जी जुड़ गए हैं, लड़की के मामा हैं, यानी कि सुदीक्षा के मामा। मधुर जी, ये क्या लगता है आपको, हादसा है या फिर दुर्घटना? ये मैम, ये हत्या है। हत्या? ये प्लान्ड है, प्लान्ड मर्डर है। साजिश मतलब पीछे से कर रहे हैं, 2 किलोमीटर से पीछा कर रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे। हादसा तो नहीं हो सकता ना, हादसा होता तो पहले हो जाता। 60 किलोमीटर पहले चले गए, 60 किलोमीटर पीछे चले गए हैं वो, जबकि 3 किलोमीटर पीछे पीछा किया गया उनका, और कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, एक तरीके से टॉर्चर किया गया उनको। मधुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लड़की के साथ कौन था? लड़की में चाचा थे, उसका भाई था, 2 थे। क्या 3 लोग एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे? जी, 3 थे। तो क्या उन लोगों की पहचान हो पाई है अभी तक जो दूसरी मोटरसाइकिल पे थे, जो मनचले पीछा कर रहे थे, और वो कहां से पीछा करना शुरू उन्होंने किया? मैम, उनकी तो कोई जान पहचान नहीं हो पाई है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है, कौन थे कौन नहीं थे। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी रिपोर्ट दायर भी नहीं की है, एफआईआर नहीं लिखी गई है अभी। और वो 3 किलोमीटर से 2.5 से 3 किलोमीटर से पीछा कर रहे थे वो लोग, जहाँ दुर्घटना पॉइंट है उससे 3 किलोमीटर पीछे से वो लोग उनका फॉलो कर रहे थे उनको, कभी आगे से कभी पीछे से। क्या कह रहे थे ये मनचले? आप आगे पीछे पीछा करते हुए क्या कुछ कह भी रहे थे? कुछ कहना तो पता नहीं, लेकिन वो लोग जैसे जो हमारे उनके चाचा थे लड़की के, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, उनको नहीं पता था क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। लेकिन लड़की ने सुना होगा क्या कह रहे थे, लेकिन वो है नहीं बताने के लिए क्या कहा था क्या नहीं कहा था। लेकिन वो असेसमेंट कर रहे थे इस तरीके से। जी, पीछा किया। ये दरअसल ये पूरा जो घटनाक्रम घटी है, ये क्या हुआ था एकदम से कि इस तरह जो सुदीक्षा है वो हमारे बीच नहीं रही? क्या हुआ था एकदम से, हमें तफसील से बताएं आप। हुआ क्या था मैम, उसकी 20 तारीख की फ्लाइट थी, कंफर्म हो गई थी 20 तारीख की फ्लाइट उसकी। तो वो अपने छोटे भाई की एडमिशन कराने के लिए वो क्या सोच रही थी कि मैं छोटे भाई बहनों का सबका एडमिशन करा के चली जाऊंगी यहाँ पे। और वो छोटा भाई था जो उसका, वो टीसी कटाने के लिए, क्योंकि वो छोटा भाई हमारे यहाँ पढ़ता था अपने उनके मामा के यहाँ पे, तो वहाँ से टीसी कटाने के लिए स्कूल से एडमिशन कराने के लिए लेने जा रहे थे। तो रास्ते में वो 11 तारीख की बात थी, वो 10 तारीख में निकल गया था। यहाँ 8 बजे निकले थे, 9 बजे एक्सीडेंट हुआ है। इससे 20-30 मिनट पहले मेरी बात हुई उनसे कि हम यहाँ पे पहुंच गए। मैंने चलो पहुंच के बाद कॉल करना, तो ठीक है हमारे। तो मुश्किल से 30 मिनट बाद मेरे पास कॉल लगा कि ऐसे तो हो गया है, वो लड़की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। ये सारा घटनाक्रम था मैम। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि प्लान मर्डर है, हत्या है, तो किसी पे शक जाहिर करते हैं क्या आप लोग? नहीं, शक तो किसी पे जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन जो मनचले हैं ये, मतलब एकदम जिन्होंने सरकार को कब्जे में नहीं कर रही है, कुछ इन पर कोई वो नहीं लगा रही है, तो क्या समझते आप इसे? तो ये क्या है, उनकी वजह से ये सब हादसा हुआ, ये सब एक्सीडेंट हुआ उनकी वजह से। यदि वो नहीं होते तो क्यों होता फिर ये सब? वो सामने न आते, वो सामने नहीं टकराते इनसे। पुलिस की तरफ से आप लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि पूरा सहयोग किया जा रहा है, जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। मैम, अगर पुलिस की तरफ से सहयोग होता तो अब तक एफआईआर दर्ज होती इसकी, अब तक उनको सामने आया था, वो गिरफ्तार हो जाते उनकी। अभी तो कुछ नहीं हुआ है।
अब तक उनकी जांच हुई है, गिरफ्तार तो बहुत देर के बाद, पहले जांच नहीं हुई उनकी, कौन थे कौन नहीं थे। देखिए, शक्ल अगर नहीं देख पाए, कम से कम कपड़ों से तो पहचान पा रहे होंगे। अगर सुदीक्षा के भैया या फिर उनके अगर चाचा जी उनके साथ थे, तो जो एक सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आ रहा है उसमें कम से कम कपड़े से तो पहचाना जा सकता है। क्या ये वही लोग थे जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई जा रहे हैं? मैम इसका तो पता नहीं कि वही लोग थे, लेकिन कपड़ा है, उस पर नंबर नहीं पता, उस पर यूपी फेरा है, जाट लिखा हुआ पीछे, उस पर विजय कास्ट का नाम है। और उन्होंने एक सफेद चेक टी शर्ट पहन रखी थी, दो लोग थे, टी शर्ट पहन रखी थी पिछले वाले ने। लेकिन एक सवाल ये भी है मधुर जी कि 3 किलोमीटर से अगर पीछा करते हुए आ रहे थे तो क्या एक बार नंबर प्लेट भी नहीं देखी? क्या यह नंबर प्लेट देखी थी? अरे मैम ये कुछ पता नहीं था, ये ऐसा कर देंगे कुछ। अगर ऐसा भी हादसे की कोई संभावना होती, ये एक्सीडेंट करेंगे तो फिर इनको पकड़ नहीं लेते। आप नंबर प्लेट की क्या बात कर रहे हो? ठीक है सुनील भराड़ा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी आप सुन रहे हैं मधुर जी को, इनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस का इस तरह से ढिलमुल रवैया है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की, तो क्या खाकी के पर सवाल नहीं खड़े होंगे क्या सुनील जी? देखिए, जो ये बता रहे हैं अभी हमारी जानकारी में नहीं है, इन्होंने होगा इनकी जानकारी में ये विषय, हम बात करेंगे अभी। और सर जानकारी में क्या होगा सर, घर की बेटी, सर घर की बेटी नहीं रही और अगर पुलिस भी हाथ खड़े कर दे तो सर क्या बीतती होगी परिवार पर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात को ठीक है नेहा जी। अभी अगर इस प्रकार से अगर पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया है तो हम अभी तत्काल बात करेंगे, एडीजी से बात करेंगे मेरठ से, और उसको तुरंत ही कार्रवाई की बात करेंगे कि अगर इस प्रकार का कोई विषय है और ये परेशानी हो रही है तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारी जो भावना है और श्रद्धा है उस पुत्री के साथ है, और वो भी बहुत ही निर्धन और गरीब ऐसे परिवार की बच्ची जिसने नाम रोशन करने के लिए वो अपना तैयारी कर रही थी, तो उसके साथ है। अगर पुलिस की कोई इस प्रकार की कोई चूक हो रही है तो ये बहुत निंदनीय है। मैं इस पर बात करूंगा, एक तरफ सरकार इतना प्रतिबद्ध दिखाई देती है कि इस तरह से जो भी मंचले हैं, ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, लुटेरों को कहीं ना कहीं धरपकड़ उनकी की जा रही है, कोशिश यही की जा रही है जो क्राइम है उसको कंट्रोल किया जाए, सरकार की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है सर। लेकिन जो पुलिस है, क्या नहीं लगता है कि सरकार की तमाम कोशिशों पर, तमाम योजनाओं पर पलीता लगा रही है इस तरह का व्यवहार करके? नहीं, इस पर पूरा संज्ञान लेकर के जो हमारी सरकार ने 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया था मंचलों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों मुख्यालयों पर, एक जहां कॉलेजों पर जहां इस प्रकार का एक रोमियो स्क्वाड था, अभी वो लगातार काम करता है। लेकिन कॉलेज बंद है तो कोरोना काल के अंदर एक थोड़ा सा व्यवस्था बनी हुई है, तो अभी इस प्रकार से वो ध्यान में है सब चीजें, और उसके लिए पूरा अलग से बनाया हुआ सारी चीजें हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। सुनील जी, तमाम व्यवस्था सरकार बनाती है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार तो योजना बना देती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ये पुलिस के हाथ में होता है। और पुलिस भी, क्या आपको लगता है कि अपना काम बखूबी कर रही है? क्योंकि अगर इस तरह के मामले, सर अभी आप कह रहे हैं कि कोरोना काल है, लेकिन सर अक्सर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आ रहा हो। गरीबी की भट्टी में दबकर 98% नंबर के साथ वो 12वीं में उसने टॉप किया था और स्कॉलरशिप लेकर विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उसने अपना एडमिशन कराया और वो देश का नाम ऊंचा करना चाहती थी। लेकिन छुट्टियों पर वो घर आई हुई थी, वापस अमेरिका जाना चाहती थी, लेकिन इस बीच ये पूरी घटनाक्रम सामने आया है। इस पर हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ LN राव जी जुड़ गए हैं, पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल इस बात को लेकर है, जो मामला सामने आया है वो किस तरह से उसे देखते हैं? उबैद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं। जो हालात हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि क्राइम का जो ग्राफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? उबैद जी।
उबैद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताएं। जी सर, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है? इसलिए सरकार की विल पावर ही नहीं है क्राइम कम करने की। सरकार चाहती नहीं कि क्राइम कम हो, इसलिए कि जितने इन लोगों के आदमी होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, चाहे सेंगर का मामला हो, चाहे चिन्मयानंद का मामला हो, इतने हाईनेस क्राइम इन लोगों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो खौफ होना चाहिए पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो खत्म होता जा रहा है। इतनी शर्मनाक अफसोसनाक कांड हुआ है ये। एक बच्ची जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करती है, एक बच्ची जो अपने समाज का नाम रोशन करती है, अपने खानदान का नाम रोशन करती है, जिसने इतने स्ट्रगल करके इतने ऊंची उड़ान किया था, उसको इस बेदर्दी के साथ मार दिया गया और सुबह से पुलिस उसको जलेबी बनाए हुए है। अरे भाई, एफआईआर तो आप लिखिए, जो उनके लोग लिखवाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले लिखवाना चाहते हैं, उसकी आप एफआईआर लिखिए, उन्हीं दफाओं में लिखिए जिसकी वो बयान दे रहे हैं। उसके बाद अपनी तफ्तीश में आप उसको चाहे जो कुछ कीजिए। आप क्यों बस इस बात को साबित करने के लिए कि वो एक्सीडेंट है? ये बिल्कुल खुला हुआ कल्पेबल होमिसाइड का केस है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों नहीं दफा 304 के तहत इसका मुकदमा दर्ज किया जाता है? सुबह से पूरे मौका दे दिया गया मुस्लिमों को भागने के लिए। हो सकता है उन लोगों का कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा हो इन लोगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, जो उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हमेशा इनके साथ होता है। ठीक है, राव साहब से जान लेते हैं कि पुलिस आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? राव साहब, सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है सर, ठीक है राव साहब, सवाल इस बात को लेकर है, लगातार जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये प्लान मर्डर है पुलिस, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। क्यों और क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं तो कि ये बहुत ही जघन्य अपराध, अगर ये बात ऐसा हुआ है तो ये बड़ा जघन्य अपराध है। ये इसके लिए हम बहुत ही सांत्वना उसके परिवार को हम भेजते हैं। लेकिन साथ साथ मैं साफ बता दूं कि यूपी स्टेट की पुलिस की जिम्मेवारी है किसी भी प्रकार के अपराध को रोकना, और खास तौर से ऐसे जघन्य अपराध को रोकना तो बहुत अहम जिम्मेवारी बन जाती है। अगर अपराध रुकता नहीं है और अपराध हो जाता है तो उसमें एज पर लॉ, कानून के हिसाब से उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और कानून ये कहता है कि 154 सीआरपीसी में उनको तुरंत एफआईआर दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको बिना देरी किए हुए उनको तुरंत इसमें गिरफ्तार करके जो भी सबूत हैं उन सबूतों को इकट्ठा करके इस केस में पुख्ता तफ्तीश करने के बाद में उन मुलजिमों के खिलाफ कोर्ट में ऐसा केस बनाए ताकि उनको जल्दी से जल्दी फिर कोर्ट में ट्रायल के बाद सजा मिल सके। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर है राव साहब कि कई घंटों का एक लंबा वक्त बीत जाता है, परिवार वाले लगातार ये कह रहे हैं कि ये प्लान मर्डर है, बावजूद इसके पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। क्या ये पुलिस की लेट लतीफी दर्शाता नहीं है? और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, सर क्या नहीं लगता कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं हैरान हूँ कि अगर ये मर्डर केस है और मर्डर किया गया है फिर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो बड़ी हैरानी की बात है। ऐसे केस में तुरंत एफआईआर दर्ज होती है और होनी चाहिए, अगर ये एलिगेशन जो बता रहे हैं वो सही है। तो अगर एलिगेशन नहीं भी हैं तो भी अगर ऐसे अपराध करने के बारे में कोई सूचना मिलती है तो पुलिस की ड्यूटी है उस सूचना के आधार पर जो एफआईआर दर्ज, जो भी ऑफेंस बनता है उसका ऑफेंस दर्ज करने के बाद में उसकी तफ्तीश शुरू की जाए, और उसके बाद अगर लगता है कि नहीं हुआ तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तो तुरंत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, शबनम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका। शबनम जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो इंसान फिर किससे गुहार लगाए? क्या सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से ना देखें? देखिए नेहा जी, मेरे संज्ञान में है कि शायद एफआईआर दर्ज हो चुका और पुलिस तहकीकात भी कर रही है। परिवार वालों से भी पुलिस मिली थी और उनसे बातचीत करके जांच कर रही है कि क्या पूरा मामला है। जहां की तक की पता चला है कि वो एक्सीडेंट हुआ था और जो ईव टीजिंग कर रहे हैं उनको पुलिस खोज रही है, और जैसे ही गिरफ्तार कर लेगी वो पुलिस के जैसे शिकंजे में आएंगी पुलिस उसको गिरफ्तार कर। लेकिन एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद मैडम अगर एफआईआर भी दर्ज होती है तो क्या आपको लगता नहीं है कि पुलिस की लेट लतीफी रही? इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, अगर एफआईआर में देरी करते हैं, किसी तरह की पुलिस प्रशासन लापरवाही करती है, तो आप जानते हैं कि योगी जी के सरकार में इस तरह की लापरवाही बरतने वालों का क्या हश्र होता है। तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, जबकि पुलिस अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे प्रेजेंट सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है, हीला वाली कर कितने को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है
उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा है। तो देखिए इस मामले में वो सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। इस मामले में मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि कहीं भी पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही हुई होगी इस मामले में या होने की कोई गुंजाइश दिखती होगी तो ये सरकार उन अधिकारी और कर्मचारियों को बख्शने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी कद्दावर हो। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है उबैद साहब, क्योंकि अभी आपने सुना होगा मधुर जी हमारे साथ जुड़े थे, लड़की के मामा, उनका साफ तौर पे कहना था कि 3 लोग एक बाइक पर सवार थे। 3 लोग एक बाइक पर सवार थे। इसे किस तरह से देखते हैं? ये भी तो एक तरह से कानून का उल्लंघन है। और सवाल इस बात का कि 3 किलोमीटर से ये लोग पीछा करते हुए आ रहे थे, तो क्या वहां पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं दिखा, कोई पुलिस कर्मचारी नहीं दिखा, कोई पुलिस का नुमाइंदा नहीं दिखा? 3 किलोमीटर के एक लंबे वक्त पर अगर कोई पुलिस कर्मी वहां पर नहीं दिखता है तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप एक सवाल खड़े करता है। पुलिस को तैनात होना चाहिए। 100 नंबर की गाड़ी नेहा जी इस बात को मानने से मैं इनकार नहीं कर बच्चे को परेशान करते रहे और कोई कार्रवाई नहीं किया इन लोगों ने। प्रदेश और सुबह से उसको जलेबी बनाए हुए हैं, मुल्जिमों को भागने का मौका दे दिया गया। पे पुलिस खड़ी रहे, ये मुझे लगता है जिस बिल्कुल पॉलिटिकल केस है ये, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस के ऊपर। उन लोगों को जो मुल्जिम है, जो लड़के मुल्जिम है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, अदरवाइज अब तक वो लोग जेल के अंदर होते। कर्मचारी 3 किलोमीटर तक नहीं मिलते हैं तो हो सकता है वो पेट्रोलिंग करते हुए किसी और इलाके पे अगर कार्रवाई करना चाहती है तो खबर से खोल के निकाल लाती है मुल्जिम को। मालूम होगा कि किनकी इसमें किन लोगों का हाथ है, तो पुलिस से बच के कोई मुल्जिम जा नहीं सकते, लेकिन पुलिस को क्लियर पुलिस को पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो पुलिस कैसे कार्रवाई कर सकती है? ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है नासिर जी, आप पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, बात कर लेते हैं राव साहब से। ठीक है सर, पूछ लेते हैं राव साहब, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? क्या पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं करनी? अगर एफआईआर दर्ज करेंगे तो क्राइम का ग्राफ ऊपर जाएगा तो वो चौकी इंचार्ज जो है कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, उसका तबादला कर दिया जाता है, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो क्या ये भी वजह है कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है जिस वजह से वक्त रहते ही एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और वो पूरा मामला कहीं ना कहीं ढीला होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर की तो मैं नहीं समझता हूँ कोई बात है। हाँ, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में जनरली ऐसा समझा जाता है कि दूसरे जो अपराध हैं उनको कम से कम दर्ज किया जाए ताकि वो क्राइम का फिगर कम रहे और उसमें पुलिस की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन ना उठे। लेकिन इस ऐसे केसेस में जहाँ पे मर्डर हो जाता है या आदमी की जान चली जाती है, उस केस को दबाना या उस केस में एफआईआर नहीं दर्ज करना ये संभव नहीं है। जैसा कि आप पहले कह रहे थे एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन अभी पता लगा कि एफआईआर तो दर्ज है, लेकिन वो अप्रोप्रिएट सेक्शन में एफआईआर दर्ज है कि नहीं है, ये बात देखने वाली है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस में कोई एफआईआर दर्ज ना करे, ये संभव नहीं है। हाँ, दूसरे छोटे मोटे केसेस की बात है, चोरी चकारी की बात है, छोटी मोटी और कोई बातें, उसमें संभवतः उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करने की बात सामने कई बार आती है ताकि वो समझे कि पुलिस की क्षमता पे क्वेश्चन मार्क ना हो और ये जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको तफ्तीश उसमें ना करनी पड़े। ऐसी तो शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन आदमी की जान चली जाए उसमें एफआईआर दर्ज ना हो, ये संभव नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी उठाया है अभी सुदीक्षा के मामा ने, उनका ये कहना है कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल सहयोग नहीं किया जा रहा। ये अगर ऐसा होता है सर, इस कंडीशन में फिर आम इंसान क्या करे, कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? देखिए, अगर ऐसी शिकायत है कि जो लोकल पुलिस लेवल पे, थाना लेवल पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर एक हायरार्की बनी हुई है पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर डीएसपी है, ऑफिसर इंचार्ज है, फिर एसपी है, एसपी भी नहीं सुनते, फिर उस पर डीआईजी, आईजी और डीजी तक है। हर स्टेट में पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर नीचे के अधिकारी काम नहीं करता है या सुनवाई नहीं देता तो ऊपर तक जाने के बाद उसकी शिकायतें ऊपर की जा सकती हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है हर पुलिस का, वो विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। अगर उनकी शिकायत जेन्युइन है तो संबंधित अधिकारी जिसने काम नहीं किया है, जो डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी पाया जाता है या वो अपने ड्यूटी के कर्तव्य को पालन नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य को ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ विभागीय जांच बता रहे हैं सर। जो सुदीक्षा के पिता है सर, वो एक चाय का ठेला लगाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, बहुत पढ़े लिखे परिवार से सुदीक्षा नहीं थी, वो खुद पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। शबनम जी कुछ कहना चाह रही हैं, सुन लेते हैं।
जी, निश्चित तौर पे मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, पहले जो भी सरकारें होती थी, एफआईआर ना करने का दबाव जरूर पुलिस प्रशासन पे होता था, पर इस सरकार में हम लोग बार बार इस बात को तमाम चैनल के डिबेट में बताते रहे हैं कि आंकड़ों के खेल में हमारी सरकार कभी नहीं फंसी। विपक्ष आरोप लगाते रहे कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर हम आंकड़े बढ़ने की चिंता नहीं करते। हमारी चिंता बस ये रहती है कि जो अपराधी कर रहे हैं वो समय से पकड़े जाएं या अपराध करने के पहले ही पकड़ लिए जाएं। पर कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनकी आशंका पहले नहीं होती और उस तरह के अपराध होते हैं, तो आरोपियों पे लगाम लगाने के लिए पुलिस पर सरकार का दबाव होता है। और सरकार पूरी, अगर थाना या चौकी में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पे मुझसे पुल के वक्ता ने कहा कि आप पीएसएसपी को पकड़ सकते हैं और वो पूरी तरीके से न्याय देंगे। और चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान तमाम बेटियों को सहायता कर रही है, तमाम तरीके से, आर्थिक हो या किसी भी तरीके की सहायता हर तरीके से मिल रही है। और इस केस में भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि अगर कहीं पे कोई हीला हवाली पुलिस अधिकारी या कर्मचारी कर रहे हैं, उनके ऊपर के अधिकारी को बताया जाए, उन्हें निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा और पुलिस किसी भी तरीके की हीला हवाली नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार भी चाहती है किसी भी बच्ची के साथ अन्याय ना हो। तो मैं आश्वस्त करती हूँ वो एसपी या एसएसपी से मिले, सारी गंभीरता से बताएं। और मुझे नहीं लगता कि चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज इतनी हिमाकत कर पाएंगे इस सरकार में कि वो हीला हवाली करें। पर फिर भी अगर आप कहते हैं उनके रिश्तेदार कहते हैं, इसी सरकार में ऐसा हुआ था कि खाकी पर सवाल इतने ज्यादा खड़े हो रहे हैं और इसी सरकार में घर का बेदी लंका ढाई जैसे कई कहावतें खाकी पर सूट करती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में विकास दुबे वाला मामला भी सामने आया था कि किस तरह से गुप्त सूचना विकास दुबे के पास गई, वो भी खाकी की तरफ से हुआ था। हम सरकार की मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं मैम, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर खाकी में कब सुधार आएगा। साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मेरा सवाल भी आप सुन लीजिए, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जब महिलाओं की हिफाजत के लिए उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हों, और ये हालात तब है जब इस सुदीक्षा का भाई और उसके चाचा साथ में थे। अगर अकेली लड़की जाए या महिला अकेली घर से निकले तब किस तरह का आलम होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत सही बात कह रही हैं आप, बहुत सही बात कह रही हैं आप। जब भी हमारे घर की बच्चियां बेटियां घर से बाहर जाती हैं तो हर माँ बाप हर भाई ये फिक्र में रहता है कि किसी तरह खैरियत से वो घर वापस आ जाए। और आप देखिए कोई एक ये केस नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि पूरे उत्तर प्रदेश में 4 से 10 केस महिलाओं के खिलाफ जराइम के ना होते हों। इवन होम्स में हमारी बच्चियां हमारी बेटियां महफूज नहीं है जी। अब कैसे ये महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और हालात ये बना रखे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। और ये हमारी जो बीजेपी की प्रवक्ता महोदया थी ये कह रही थी कि पिछली सरकार में, अरे भैया 5 साल आपके सरकार के हो गए, आप बता दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी कब से शुरू होती है। जब भी कोई बात होती है आप पिछली सरकार के ऊपर लेके चले जाते हैं। अरे आपका पूरा टर्म पूरा हो गया, आपकी कभी जिम्मेदारी फिक्स होगी या नहीं होगी कि हर काम के लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार होते रहेंगे। आप कहाँ पर खड़े होते हैं आके, कैसे पहुंच गया उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 पे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या बता रहे हैं आपके बारे में। आप लंबे लंबे भाषण दे दीजिए, लंबी वही बातें कह दीजिए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश कर दीजिए, फर्जी आंकड़े पेश करके आप जनता को बरगलाने की बात करती है, लेकिन फैक्ट्स क्या है ये तो एनसीआरबी का रिकॉर्ड बता रहा है। ठीक है राउत साहब, एक सवाल इस बात को लेकर भी है, दिन ऐसा नहीं जाता है बाद में चाहते खबरें ना होती हो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लेकर। कहाँ बच्चियां हमारी महफूज है। ठीक है, दिल लगा रहता है अगर हमारी बेटी कॉलेज जाती है या हमारे घर की कोई औरत जॉब पे जाती है तो दिल लगा रहता है हर माँ बाप का, हर भाई का कि वो कब शाम को खैरियत से घर से वापस आ जाए। ठीक है राव साहब, एक सवाल इस बात को लेकर जिस बात को ये माहौल बना दिया है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कभी नहीं होता था। ठीक है सर। राव साहब क्या आपको लगता है, क्योंकि ये हमेशा देखा जाता है कि जब भी लड़की घर से बाहर निकलती है तो पेरेंट्स की तरफ से, अभिभावक की तरफ से कहा जाता है कि चलिए भाई साथ में चला जाएगा, कम से कम लड़की सेफ रहेगी, चाचा साथ में चले जाएगा या कोई घर का बड़ा साथ में चला जाएगा। लेकिन सर जब इस तरह के हालात हैं, भाई और चाचा दोनों साथ में, उसके बाद मंचलों की इतनी हिमाकत कि वो घर की लड़की को छेड़ते हैं, इतनी हिमाकत करते हैं। सर अगर इस तरह के हालात है और 3 किलोमीटर का एक लंबा वक्त और एक लंबा रास्ता रहा,
उसके अंदर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं मिला, कहीं चौकी नहीं मिली, कहीं थाना नहीं मिला, कोई रेड लाइट पे ट्रैफिक पुलिस तक नहीं मिली। तो सर ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो आता ही है। मेरे ख्याल से ठीक होगा। राव साहब, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शबनम जी, सवाल ये आपसे है मेरा, क्योंकि अगर परिवार के सदस्य साथ में हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की हिमाकत करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेली लड़की क्या महफूज है? देखिए, किसी एक घटना से हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां महफूज नहीं हैं। आज भी रात के 10 बजे भी लड़कियां और महिलाएं, हम आप सभी लोग बाहर जाते और आते हैं। ये अगर दुर्घटना हुई है, निश्चित तौर पे दुखद है और इस पर पूरी तरीके से सरकार और पुलिस पर दबाव बनाती रहेगी और इस पे जो आरोपी हैं पकड़े जाएंगे। देखिए, सरकार, अगर हमारे पूर्व के वक्ता कहते हैं कि 5 साल सरकार ने नहीं क्या किया, तो इन्हें देखना पड़ेगा कि 5 साल किस तरीके से पुलिसिंग में सुधार की है सरकार ने, कितनी सारी ऐसी योजनाएं उतारी हैं कि आज जो लखनऊ देखिए या नोएडा देखिए, कमिश्नर सिस्टम हुआ है जिस पर लगातार दबाव बनता रहा था। कई सरकारें लाने को सोची कि कमिश्नर सिस्टम लाए पुलिसिंग में, लेकिन वो लाने की हिम्मत नहीं कर सकी। आज हमारी सरकार तमाम जो अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी, उनको मुठभेड़ में मार गिराती है या गिरफ्तार करती है। चुन चुन के अपराधियों पे को पकड़ा जा रहा है और जेल में ठूसा जा रहा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहती हूँ कि देखिए, हमारी सरकार 0 टॉलरेंस रखती है, पर जिस तरीके से चाहे वो पुलिस की व्यवस्था में सुधार करने की हो या अपराधियों पे पूर्ण रूप से नकेल रखने की हो। मैम, सवाल तो वही है कि व्यवस्था में सुधार कैसे आएगा। देखिए, हम आपकी सरकार पर के मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम सवाल तो इस पर खड़े कर रहे हैं कि सरकार तो योजनाएं बना रही है, सरकार तो तमाम तरह की व्यवस्था बना रही है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, पुलिस प्रशासन में कब सुधार आएगा, ये नहीं तो धरातल पर दिखने चाहिए ना मैम। वो धरातल पर क्यों नहीं दिख पा रही है और ये कौन दिखाएगा? ये अगर सुरक्षा की बात आती है तो क्या सिर्फ पुलिस की तरफ नहीं देखा जाएगा, क्या सरकार की तरफ नहीं देखा जाएगा? अगर नहीं तो फिर किसकी तरफ देखे आम इंसान? ये यहाँ बड़ा सवाल बन जाता है। नेहा जी, इस बात से कहीं मैं इनकार नहीं कर रही कि सरकार और पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार भी जिम्मेदारी समझती है और लगातार सरकार पुलिस व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त कर रही है और ये सतत प्रक्रिया है। जिस तरीके से देखिए सारी व्यवस्थाओं को पिछली लगातार लंबे समय से चल रही सरकारों ने चरमरा दिया था, आज वो पटरी पर आ गई है। जो घटनाएं होती हैं, आप किसी भी घटना का देखिए, आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाता है, किसी को संरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन मैम, एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त क्यों? हाल ही में गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, उसकी एफआईआर दर्ज करने में भी 48 घंटे का वक्त लग गया। क्यों आज अगर ये घटना घट जाती है, एफआईआर दर्ज करने में अगर 24 से 25 या 28 घंटे का वक्त लगता है तो क्यों? मैम, सवाल तो इस बात पे खड़ा होता है ना। नेहा जी, पत्रकार के मामले में एफआईआर हुआ था, वो जो अपराधी थे वो कोर्ट से जमानत लेके बाहर निकले थे। इसमें पुलिस व्यवस्था की कोई गलती नहीं है। एफआईआर तो मैम पुलिस ही करती है ना, एफआईआर तो कोर्ट नहीं करता। चुकी थी तभी वो अंदर गए थे और जमानत पर निकले थे। तो देखिए, अगर अपराधियों को जमानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस व्यवस्था और सरकार पे आप नहीं उंगली उठा सकते। अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। हम तो सवाल सरकार पे नहीं उठा रहे मैम, सवाल तो इस बात पे उठा रहे हैं कि जब इस तरह के कोई भी अपराध घटते हैं तो तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होती? क्यों तुरंत उस पर कार्रवाई नहीं होती? ये एक बड़ा और अहम सवाल बन जाता है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।